हेलो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर 18 का बहुत अहम टॉपिक कवर करेंगे, कार्बन डेटिंग। पेज नंबर 183 और 184 पे ये टॉपिक दिया हुआ है और ये बेसिकली जो हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, उसी का रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी था तो मैंने इस वजह से इस वीडियो में इसे करवाया है। तो कार्बन डेटिंग जो है, इसका क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से हम फॉसिल्स की एज को फाइंड कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। एग्जाम्पल 8.4 भी हम करेंगे जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। ये डायग्राम हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग। इसकी डेफिनेशन बुक के ऊपर प्रॉपर नहीं दी हुई, तो मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ये नोट कर सकते हैं। दरअसल कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है, इट इज़ अ मेथड दैट इज़ फॉर डिटर्मिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोकार्बन्स। तो एक ऐसा मेथड जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एज को डिटर्मिन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एज है वो निकाल सकते हैं। हाँ, अगर वो ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, तो हम रेडियो कार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके उस ऑब्जेक्ट की एज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर फॉसिल्स की एज जो है वो इसी कार्बन डेटिंग के मेथड से जो है वो फाइंड की जाती है। एक वन ऑफ द मेथड जो है, ये एक मेथड है एज फाइंड करने का, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, खास तौर पर जो फॉसिल्स फ्यूज़ होते हैं, जो पौधे या जानवर जब मतलब कि उनकी जब डेथ होती है, ठीक है, वो ज़मीन में बुरिड होते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उनकी एज जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं उन फॉसिल्स की, विद द हेल्प ऑफ द रेडियो कार्बन्स, मतलब कि रेडियो कार्बन्स की खसूसियात को इस्तेमाल करके। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। आपको बुक से भी मैं ये कार्बन डेटिंग के बारे में अभी रीड करवा देता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं बुक से ही। अच्छा, कार्बन डेटिंग जो है, जो कि पेज नंबर 183 से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन एटमॉस्फेयर। हवा में कार्बन 14 की एक थोड़ी सी मकदार मौजूद होती है कुदरती तौर पर भी, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन के काफ़ी ज़्यादा आइसोटोप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उनमें कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 है। ठीक है, अब ये 14 जो बेसिकली यहाँ साथ लिखा हुआ है, ये मैस नंबर है कार्बन का, और मैस नंबर जो है वो हमें पता है कि सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम दरअसल मैस नंबर होता है। तो ये मैस नंबर इसके साथ लिखा हुआ है, कार्बन 14 दरअसल इसका मैस है कार्बन का। अब ये हवा में थोड़ी मकदार में मौजूद होते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम डायग्राम में देखते हैं। अच्छा, ये कार्बन 14 पौधे इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, पौधे जिसकी मदद से सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ज़मीन से पानी जज़ब करते हैं और फिर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो पौधों की खुराक तैयार करने का ये एक अमल है। तो पौधे जब ये कार्बन 14 को, मतलब कि ये कार्बन 14 पौधों में शिफ्ट होती है, उसके बाद ये पौधे जो हैं, जब ये मुख्तलिफ एनिमल्स की खुराक बनते हैं, तो फिर ये कार्बन 14 एनिमल में भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये कार्बन 14 है, ये एटमॉस्फेयर से एनिमल में शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम ये डायग्राम देखते हैं। ये बुक के ऊपर उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताई है यहाँ पे। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो कॉस्मिक रेज़, स्पेस से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, रेज़ होती हैं, वो जब ज़मीन में मौजूद एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो गैसेज़ ज़मीन पर मौजूद हैं, तब उनसे ये कॉस्मिक रेज़ गुज़रती हैं, तो उसके नतीजे में फ़ास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स बनते हैं, जैसे कि लेकिन प्रोड्यूस फ़ास्ट न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स जो हैं, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन से जब स्ट्राइक करते हैं, नाइट्रोजन से आके टकराते हैं, तो उसके रिएक्शन के नतीजे में कार्बन 14 और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक हो गया? अब ये कार्बन 14 जो है, ये फ़ोटोसिंथेसिस के अमल से या बल्कि ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है, तो कार्बन 14 का फिर रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वो फिर जो है वो पौधे उसको इन्हेल करते हैं। या कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली कार्बन 14 जो है वो डायरेक्ट इसके एटम जो है वो पौधों में मतलब कि वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद ये पौधे जब मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल्स जो है वो इसको यूज़ करते हैं, इन पौधों को ये खाते हैं, तो वो ही कार्बन 14 जो है वो शिफ्ट हो जाती है फिर एनिमल्स में। ठीक है, और फिर जब इनकी डेथ होती है एनिमल्स की, ठीक है, ये मतलब कि इनमें जो सारा डिके होना ये जब स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो इनकी बॉडी में रहता है। ठीक है, जिसको फिर बाद में हम कंपेयर करके उस ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि इनकी बॉडी में मौजूद होता है, उसकी कंसंट्रेशंस को कंपेयर करके हम जो है इन फॉसिल्स की एज को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइव एनिमल में तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है,
कार्बन 14 की वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वो तब्दील नहीं होती है अमूमन, मतलब कि सेम ही रहती है। उसकी रीज़न ये होती है कि पौधों में कार्बन 14 मतलब कि उसकी एक्टिविटी हो तो रही होगी, लेकिन साथ साथ वो कार्बन 14 जो है वो रिप्लेनिश्ड, मतलब कि उसमें दोबारा से ऐड होता जाएगा, क्योंकि पौधों में भी एक्टिविटी कार्बन 14 की चलती रहेगी, लेकिन एक्टिविटी तो चल रही है, लेकिन कार्बन 14 एटमॉस्फेयर से पौधों में एंटर होता जा रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो इसी वजह से जो कंसंट्रेशन होती है कार्बन 14 की वो प्लांट में कांस्टेंट रहती है, और एनिमल्स में भी फिर वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब इनकी डेथ होती है और जब ये ज़मीन में बूरिड होते हैं और डिके का प्रोसेस ज़मीन में शुरू होता है, तो फिर कार्बन 14 की कंसंट्रेशन जो है वो पहले जैसी नहीं रहेगी, ठीक है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिके का जब प्रोसेस होगा तो क्या होगा कि अनस्टेबल न्यूक्लियस जब स्टेबल में कन्वर्ट होगा, तो फिर हमारे पास ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी कार्बन 14 की। फिर उन दोनों को हम कंपेयर करके लाइव एनिमल में और जो बूरिड एनिमल है, ठीक है, डेड एनिमल है, ठीक है, उनमें कार्बन 14 की कंसंट्रेशन को कंपेयर करके हम फॉसिल्स की एज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है डायग्राम जो है उन्होंने यहाँ पे सारी एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं इसको एक बार रीड करता हूँ। व्हेन अ ट्री डाइज, जब एक पौधा जो है वो मरता है, द रेडियो कार्बन 14 प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट स्टार्ट डिकेइंग, ठीक है। तो मतलब कि उसकी डेथ के बाद जो है कार्बन 14 जो है उसमें डिके का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। यानी कि जब ये इसकी डेथ होगी, ये सॉइल में जाएगा, ठीक है, तो फिर जो है वो कार्बन 14 के डिके होने का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है, मतलब कि वो अनस्टेबल से स्टेबल में आता है। तो डिके जो है या टूटने का जो प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है, या किसी कार्बन 14 का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होने का जो अमल है, ठीक है, वो आफ्टर डेथ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिंस द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज़ 5730 ईयर्स। अब कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। अक्सर एमसीक्यूज़ में ये पूछ लेते हैं, ये 5730 साल जो है वो इसकी हाफ लाइफ है, यानी कि ये वो ड्यूरेशन है जिसके बाद कार्बन 14 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट में। अब वो कह रहा है द एज ऑफ द डेड ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन द लाइव एंड डेड ट्री, ठीक है। तो वही बात जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एक डेड ट्री की एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पौधे की एग्जांपल हमने कि पौधा जो है वो पहले लाइव था, मतलब कि ज़िंदा था, लेकिन जब वो मतलब कि टूट गया, उसकी वो मतलब कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। हम इसको इसी तरह से इसको अभी हम समराइज़ करेंगे, क्योंकि बुक के ऊपर जो वर्डिंग है तो उसी के मुताबिक हम चलते हैं। तो पौधा लाइव था, ठीक है, ज़िंदा था, लेकिन उसके बाद वो डेड ट्री हुआ, ठीक है। उसके बाद वो ज़मीन में बूरिड हुआ। तो अब दोनों में कंसंट्रेशन चेंज होगी, लाइव प्लांट में कंसंट्रेशन कुछ और थी, डेड में कोई और कंसंट्रेशन होगी कार्बन 14 की। तो यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। सो एज ऑफ अ डेड ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन द लाइव एंड डेड ट्री, ठीक है। तो कार्बन 14 की लाइव प्लांट में क्या एक्टिविटी थी और डेड ट्री में या डेड प्लांट में उसकी क्या एक्टिविटी थी, उसको कंपेयर करके हम उस पौधे की एज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, द एक्टिविटी ऑफ द लाइव ट्री रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एज द कार्बन 14 इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, ठीक है। ये वही बात मैं जो आपको पहले बता रहा था कि कार्बन 14 की जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है, वो कांस्टेंट रहती है लाइव प्लांट में, ठीक है, लाइव ट्री में या लाइव एनिमल में, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि वो दोबारा से रिप्लेनिश्ड होती रहती है, पौधे में दोबारा से एंटर होती रहती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, क्योंकि जब ये एक्टिविटी इसमें कार्बन 14 की चलती है तो वो दोबारा से रिप्लेनिश्ड भी होती है, फोटोसिंथेसिस से दोबारा पौधे में दाखिल होती रहती है। Therefore, by measuring the activity in the ancient relic, scientists can estimate its age, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन मैंने स्किप किया है, वाइल द कार्बन 14 इन द डेड ट्री इज़ नो मोर रिप्लेनिश्ड, क्योंकि जब कोई चीज़ जो है उसकी डेथ होती है, जैसे प्लांट की यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, तो कहते हैं जब ये मतलब कि इसकी मतलब कि ये डेथ होगी तो कार्बन 14 की एक्टिविटी अब वो नहीं रहेगी इसमें जो कि पहले थी, ठीक है, क्योंकि जब डेथ होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो अब कार्बन 14 जो है वो फिर उसकी कंसंट्रेशन या उसकी एक्टिविटी वो पहले जैसी नहीं रहेगी, ठीक है। जिसकी वजह से दोनों की कंसंट्रेशन जब चेंज होगी लाइव की और डेड की, तो फिर हम उसी को कंपेयर करके जो है वो इसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, अदर रेडियो आइसोटोप्स आल्सो यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ द जियोलॉजिकल स्पेसिमेन। हम इसके अलावा और भी ज़मीन पे मौजूद जो है वो चीज़ों की एज निकाल सकते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल स्पेसिमेन से मुराद यही है, सॉइल की, रॉक की,
जैसे कोई कहता है कुछ रॉक्स जो हैं जिनमें कि अनस्टेबल पोटाशियम आइसोटोप्स होता है K40, ठीक है, इसकी मदद से हम जो है वो रॉक की एज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। द डिकेट टू द स्टेबल आर्गन न्यूक्लाइड, ये पोटाशियम जो 40 है ये कन्वर्ट हो जाता है आर्गन 40 में, ठीक है। जब ये अनस्टेबल से स्टेबल में आता है तो ये आर्गन 40 में कन्वर्ट होता है। अब आर्गन 40 की हाफ लाइफ जो है वो 2.4 टू 10⁸ ईयर्स है, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखनी है। द एज ऑफ द रॉक सैंपल कैन बी एस्टिमेटेड बाई कंपेयरिंग द कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम 40 एंड आर्गन 40। तो हम एक रॉक की एज भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आर्गन 40 और पोटाशियम 40 की कंसनट्रेशंस को कंपेयर करके, ठीक है। अब पोटाशियम 40 जो है ये है अनस्टेबल और आर्गन 40 स्टेबल है, ठीक है। ये था ये भी रॉक में मौजूद है। तो जब रॉक में मौजूद पोटाशियम 40 का डिके होना, मतलब कि ये प्रोसेस शुरू होता है जब ये अनस्टेबल से स्टेबल में आता है, ठीक है। तो उस वक़्त ये हमारे पास जो है कि हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को कंपेयर करके हम जो रॉक की एज है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वही जो सारा कंसेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया वो यहाँ पे उन्होंने बताया। अब हम एग्जांपल 18.4 जो है ये देख लेते हैं। और एग्जांपल 18.4 जो है ये एग्जांपल 18.3 से बिल्कुल मिलती है यहाँ पे, सॉरी 18.4, ओके। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो इन अ फॉसिल बॉन्ड is found to be 1/4 that of the ratio in the bone of a living animal. The half-life of the carbon-14 is 5730 years. What is the approximate age of the fossil? अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास फॉसिल बोन में एक मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो बूडेड एनिमल या प्लांट हैं तो उनकी, या यहाँ पे क्योंकि एनिमल की एग्जांपल ही वो ले रहा है, तो वो कहता है कि उनकी हड्डियों में जो कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशियो है, ठीक है, वो 1/4 जो है वो अब मतलब कि पाई गई है, ठीक है। उसको मतलब कि इस ये 1/4 रेशियो ने मिली है, ठीक है, उनकी हड्डियों में कार्बन 14 और कार्बन 12 की। वो कहता है कि डेट ऑफ द रेशियो इन द बोन ऑफ द लिविंग एनिमल, ठीक है, और ये लिविंग एनिमल के मुकाबले में मतलब कि 1/4 है, ठीक है। तो अगर लिविंग एनिमल की सपोज करें हमारे पास जो कंसनट्रेशन है वो 1 है, तो मतलब कि फॉसिल्स के अंदर वो कंसनट्रेशन अब 1/4 रह गई है, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन 14 5730 ईयर्स। तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द फॉसल, तो फॉसल की एज हमने निकालनी है, ठीक है, यानी कि वो फॉसिल्स जो कि डिके के प्रोसेस के बाद ज़मीन में बुरिड मतलब कि प्लांट या एनिमल की डेथ के बाद ये फोर्सेस बने हैं, तो हमें इन फोर्सेस की अब एज निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिमेनिंग फ्रैक्शन और रेशियो ऑफ कार्बन आइसोटोप्स कितनी है, यहाँ पे 1/4, ठीक है, मतलब कि डिके के प्रोसेस के बाद कितनी हमारे पास कंसनट्रेशन बची है वो हमारे पास 1/4 है, जिसको आप एन से इंडिकेट करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 गिवन है, इसको T/1 टी एंड सब्सक्रिप्ट में 1/2 लिख के ये आगे लिख देंगे हम। तो हमारे पास गिवन डाटा में एक एन की वैल्यू गिवन है और एक T 1/2 यानी कि हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड करना है एज ऑफ फॉसिल, इसको आप कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, या टोटल टाइम इसे हम कह सकते हैं। कैलकुलेशन में आपके यही दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं इस चैप्टर में, यही मेन हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जो कि हमने 18.3 में भी यही यूज़ किए थे, तो यहाँ पे भी हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अब n इज़ इक्वल टू n0/2 एन से बाद नंबर ऑफ़ रेडियो आइसोटोप्स हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो हमारे पास न्यूक्लाइड्स हैं जो कि 1/4 यहाँ पे दिए हुए हैं। n0 से मुराद यहाँ पे ओरिजिनल हमारे पास न्यूक्लाइड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ठीक है। उन्होंने जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर्स हैं उन्होंने नहीं बताए हुए, तो इसको हम सपोज करेंगे लेट n0 इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, n की जगह 1/4 आ जाएगा, n0 की जगह 1 आ जाएगा, 2 की पावर t आप एच डी वैसे लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 2t 1 2t एंड 4 1 4, फिर आप 4 को 2 की पावर 2 में लिख दें, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, t इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ दरअसल यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि हाफ लाइफ जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पे वो उसमें नंबर ऑफ मतलब कि हाफ लाइफ प्रोसेस जो है वो 2 टाइम हुआ है, ठीक है। तो ये टी हमारे पास 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, T1/2 इज़ इक्वल टू स्मॉल टी, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, हाफ लाइफ का फार्मूला है, टोटल टाइम आवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्योंकि आपको कैपिटल टी निकालना है, ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, T1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो T1/2 जो है इसकी वैल्यू गिवन है 5730, ये टी आपको यहाँ से आपने
अभी जो है वो कैलकुलेट किया है, तो इसको यहाँ पे पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा और ये हमारे पास ईयर्स में है। ठीक है, तो ये बेसिकली है फॉसिल की एज, जो कि 11 हमारे पास क्या आ जाएगी, 11,460 ईयर्स। ठीक है, तो ये दो फार्मूले से ही आपके बेसिकली इस्तेमाल होंगे इसमें। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है बहुत ही अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, फिशन रिएक्शन, वो स्टार्ट करेंगे। एंड देन फिर मैं आपको मार्क भी करवा दूंगा, एक्सरसाइज भी इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे सिलेबस में शामिल है वो भी आपको बता दूंगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस